नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल आरोग क्लासेस पर। साथियों, मैं शिवम हूं और आप लोग जानते हैं जैसा कि मैं आप लोगों की DSSB TGT म्यूज़िक की क्लासेस कवर करवा रहा हूं। इसके पहले भी मैं 4 क्लासेस अपलोड कर चुका हूं और आज ये हमारी 5वीं क्लास है। और साथियों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो DSSB का ऑफिशियल सिलेबस है 2024 में जो लॉन्च किया है, तो मैं पूरी क्लासेस उसी ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से कवर करवा रहा हूँ। आप के पास अगर ऑफिशियल सिलेबस है तो उसका सबसे पहले तो प्रिंट आउट आप निकलवाएंगे और जो जो टॉपिक्स मैं कवर कर रहा हूँ उस पर आप टिक करते जाएंगे। साथियों, कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम सिलेबस देखते हैं तो हमको समझ ही नहीं आता है कि उसकी हम पढ़ाई कैसे करें। तो इसी वजह से मैं डिक्टो जो भी सिलेबस में है उसी तरह से एकदम सीक्वेंस वाइज, यूनिट हमारी ज़रूर अलग हो सकती हैं, लेकिन जो भी यूनिट अगर मैं टच कर रहा हूँ तो उसी यूनिट के टॉपिक्स आप देख पा रहे होंगे कि मैं डे बाय डे कवर करवा रहा हूँ। क्योंकि हर चीज़ों को ना एक डिज़ाइन वे में अगर हम करते हैं तो ज़्यादा मज़ा आती है। अब 4 क्लास आप ले चुके हैं, अगर जो भी 4 क्लास लगातार लिया होगा मेरी, ठीक है, उसको एकदम मज़ा आ गया होगा, उसको पता चल गया है कि एक्चुअली इसको पढ़ना कैसे है। और साथियों, मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप म्यूजिक एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे ना तो बहुत जल्दी से ये पूरा ऑफिशियल सिलेबस बड़े आसानी के साथ ख़त्म हो जाएगा। और आप देख भी पा रहे हैं कि हम चारों यूनिट में कितनी तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसी क्रम में आज हम अगली क्लास करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। साथियों, राग हम कर रहे थे, काफ़ी थाट की पूरी राग कंप्लीट हो चुकी थी। 8 राग थी राग काफ़ी में, वो हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। इसके पहले वाली क्लास में हम कल्याण थाट की 3 राग कवर किए थे और आज हम आगे की 3 राग कवर करेंगे कल्याण थाट की, ठीक है। कल्याण थाट के बारे में मैं आपको बताया था कि लगने वाला जो स्वर होता है वो तीव्र माह होता है और उसके अलावा सारे शुद्ध स्वर लगते हैं कल्याण थाट में, राइट। और कल्याण थाट मैं आपको पहले ही बताया था कि थाट में जो स्वर लगते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा जो उस थाट के अंतर्गत जितनी भी राग आएंगी उसमें वही स्वर लगेंगे। तो इसी वजह से आपको रागों को बड़े ध्यान से पढ़ना और समझना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राग पढ़ने का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सबसे पहले वर्जित स्वर पढ़ेंगे, फिर वादी संवादी एक साथ बोलूँगा मैं, जाति पहर, इतना यहाँ तक तो मैं एक साथ बोलता हूँ, ठीक है। वर्जित स्वर, वादी संवादी, जाति और पहर, ये सीक्वेंस मेरा हमेशा ही एक ही रहता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रकृति हो गई, संप्रकृति राग हो गई और लगने वाला स्वर या कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया, जैसे कि उत्तरांग प्रधान है या पूर्वांग प्रधान है। ये सब एक्चुअली हर राग में नहीं दिया होता है, ठीक है, या इतना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। तो जहाँ जिस राग में लगता है कि इम्पोर्टेंट है पूछा जा सकता है या कोई अपवाद है वहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ। अदरवाइज मतलब कहने का मतलब ये है कि पहर के बाद जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप समझ जाएंगे। अगर सीक्वेंस में नहीं भी होगी तो आप समझ जाइएगा कि वो किस लिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए आज हम राग हिंडोल का जीवन परिचय से स्टार्ट करते हैं। तो राग हिंडोल, रे और पा इसमें वर्जित स्वर होता है, धा और ग्राह, धा और गा क्रमशः वादी और संवादी होगा। ये औ लिखा है, औ का मतलब औड़ो। जैसे कि मैं आपको बताया हूँ कि मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में करवाऊंगा चीज़ों को, राग को, क्योंकि एक्चुअली ना आपको एग्जाम निकालना है, आपको वहाँ पे कुछ जाके प्रैक्टिकल वगैरह तो देना नहीं है, ठीक है। तो ज्ञान हम बाद में लेंगे, जब हमारी नौकरी लग जाएगी तो उसके बाद हम ज्ञान इकट्ठा करेंगे कि हाँ भैया इस राग में क्या होगा, कैसे होगा। अभी के लिए हमको एग्जाम क्रैक करना है, तो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड क्लास हम कर रहे हैं, ठीक है। और जब ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो ऐसा मत सोचना मैं बहुत डीप में आपको करवा दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी एग्जाम देते देते, ठीक है, मतलब एग्जाम देने से पहले। अच्छा, तो रे पा इसका वर्जित स्वर है, धा और गा क्रमशः इसका क्या है, वादी और संवादी है। औ का मतलब अगर मैं औ यूज करूं तो मतलब औड़ो होगा, और सिर्फ अगर औड़ो अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब है कि उस राग में आरोह तथा अवरोह में दोनों में औड़ो ही प्रकृति है, मतलब 5 ही स्वर लग रहे हैं। औड़ो का मतलब पहले बता चुका हूं कि आरोह में भी 5 स्वर लग रहे हैं और अवरोह में भी 5 ही स्वर लग रहे हैं। D1 दिन के प्रथम पहर में ये राग गाई बजाई जाती है। इस राग की जो प्रकृति है वो है गंभीर। अच्छा, ये राग कैसी है, उत्तरांग प्रधान राग है। इसका जो संप्रकृति राग है वो क्या है, राग सोहनी है, ठीक है। और इस राग में माँ तीव्र लगता है और बाकी सारे शुद्ध स्वर लगते हैं। अच्छा, इसकी एक विशेषता है, यह एक प्राचीन राग है जिसका उल्लेख सभी प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। राग रागनी पद्धति में भरत और हनुमान मत के अनुसार यह मुख्य 6 रागों में से एक है। इंपॉर्टेंट है, ये समझिएगा बात को। निषाद, निषाद मतलब नी,
अल्प होने की वजह से कुछ पुराने गायक इसे 4 स्वरों का राग कहते हैं। अब ये बात को ध्यान में रखिएगा, देखिए अच्छी इन्फॉर्मेशन है ना। अगर मान लीजिए एग्जाम में आ गया सवाल कि निषाद अल्प होने की वजह से किस राग को 4 स्वरों का राग बोलते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? हिंडोल। ऑप्शन में अगर हिंडोल दिखेगा तो उसको आप टिक करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। राग भूपाली इंपॉर्टेंट राग है। राग भूपाली से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। माँ और नी इसमें वर्जित स्वर हैं। गा और धा क्रमशः वादी और संवादी है। औ मतलब औड़ो इसकी जाती है। N1 मतलब रात्र के प्रथम पहर में यह राग गाई जाती है। पूर्वांग प्रधान राग है ये। देशकार इसकी संप्रकृति राग है और इसमें सारे शुद्ध स्वर लगते हैं। इस बात को बहुत ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए भूपाली याद करना है तो कैसे याद करोगे? मणिगद्ध और N1 पूर्वांग प्रधान, मतलब ये तो पता ही होगा आपको, पूर्वांग प्रधान। देशकार सारे शुद्ध स्वर इसमें लगते हैं। तो मणिगद्ध जैसे अब एक बात समझिएगा, वर्जित स्वर वादी संवादी और उसकी लाइक जो जाति है वो एक साथ कैसे याद करोगे? मणिगद्ध और हिंडोल में कैसे याद करोगे? रेप धग, ठीक है, रेप धग और, ठीक है। तो इस तरह से हम बेसिकली याद करेंगे राग को, ठीक है। अच्छा, एक बात और है भूपाली में कि दक्षिण भारतीय संगीत में, जिसे कर्नाटक संगीत भी आप बोलते हैं, उस भूपाली को वहां पे क्या बोलते हैं? मोहन राग बोलते हैं, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राग केदार, केदार राग। अब ये समझिएगा, ठीक है। आरोह में रे और गा वर्जित है, ठीक है, और अवरोह में केवल गा वर्जित है। बहुत ध्यान से समझिएगा। राग केदार में आरोह में जो है रे और गा वर्जित है। तो रे और गा 2 स्वर वर्जित हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आरोह में जो स्वर लगेंगे 5 लगेंगे। अच्छा, अवरोह में केवल गा वर्जित हुआ, तो इसका मतलब अवरोह में 6 स्वर लगेंगे। तो इस राग की जो जाति हो गई वो क्या हुआ? औड़ो साड़ो। औड़ो का मतलब 5 आरोह में और साड़ो का मतलब 6 अवरोह में। अच्छा, माँ और सा इसका क्रमशः वादी और संवादी है। ओके। N1 मतलब रात्रि के प्रथम पहर में ये राग गाई जाती है। पूर्वांग प्रधान राग है, ठीक है। अब वाद है इसमें कि ये बेसिकली अगर वादी संवादी के हिसाब से देखा जाए तो उत्तरांग प्रधान होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है कि पूर्वांग प्रधान राग है, ठीक है। और इसकी जो संप्रकृति राग है वो कौन सी है? हमीर और कामोद, ठीक है। और इसमें दोनों माँ यूज होते हैं, तीव्र माँ यूज होगा और शुद्ध माँ भी इसमें यूज होगा, मतलब इसमें प्रयोग किया जाता है। और उसके अलावा बाकी सारे शुद्ध स्वर इसमें लगते हैं, ठीक है। तो ये आज हमारा 3 राग का परिचय था। चलिए आगे हम टेक्निकल टर्म्स में बढ़ते हैं। ओके, तान करेंगे हम, ठीक है। महर्षि भरत के अनुसार पूरे स्वर सप्तक का आरोह अवरोह मूर्छना कहलाता है। स्वर सप्तक का औड़ो या साड़ो रूप तान कहा जाता है। बात समझिएगा, ठीक है, कि महर्षि भरत के अनुसार पूरे स्वर सप्तक का आरोह अवरोह क्या कहलाता है? मूर्छना कहलाता है। और स्वर सप्तक का औड़ो या साड़ो रूप तान कहलाता है, ठीक है। राग में लगने वाले स्वर समूहों को विभिन्न ढंग से प्रस्तुत करने को तान कहा जाता है। अर्थात स्वरों का वह समूह जिनके द्वारा राग विस्तार किया जाता है तान कहलाता है। ओके। भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र में, अब देखिए ये भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है, में तान की व्युत्पत्ति इस प्रकार बताई गई है कि तान शब्द संस्कृत के तन धातु में धैं प्रत्यय लगने से निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है तानना या विस्तार करना। जिन स्वरों के द्वारा राग विस्तार किया गया है उन्हें तान कहते हैं। ओके, उन्हें क्या कहते हैं? तान कहते हैं। तानों का ऐतिहासिक क्रम, सर्वप्रथम नारदी शिक्षा में तान शब्द का उल्लेख मिलता है। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। सबसे पहले तान शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? नारदी शिक्षा में मिलता है, ठीक है। नारदी शिक्षा के 4थे श्लोक से ज्ञात होता है कि सप्त स्वर 3 ग्राम 49 तान की परंपरा उस समय भी थी। मतलब नारदी शिक्षा के 4थे श्लोक से क्या ज्ञात होता है कि सप्त स्वर 3 ग्राम और 49 तान की परंपरा उस समय भी थी, ठीक है। न्याय देव के अनुसार देवों की आराधना मतलब यज्ञ के लिए ताने कहीं हैं जो पुण्य के उत्पादन हेतु हैं। महर्षि भरत के अनुसार तंत्री वाद्यों में
महर्षि भरत के अनुसार तंत्री वाद्यों में तान की क्रिया दो प्रकार से होती है। प्रवेश तान क्रिया, निग्रह तान क्रिया। प्रवेश तान क्रिया के बारे में हम जानते हैं। भरत के अनुसार प्रवेश तान क्रिया इस प्रकार होगी, एक ही स्वर से मीट द्वारा खींचकर अगले स्वरों को बजाना तथा मीट द्वारा ही वापस स्वर बजाते हुए आना। ऐसा करने से स्वर शीघ्रता से बजते हैं तथा तान का निर्माण होता है। मीट अगर आप अच्छे से समझे होंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि इस पूरे लाइन का मतलब क्या है। आगे बढ़ते हैं। निग्रह तान क्रिया। निग्रह में एक स्वर से दूसरा स्वर जब मीट द्वारा लिया जाता है तो बीच के स्वरों को छोड़ते हैं। जैसे रे से पंचम बजाने पर गा तथा माँ को छोड़ देते हैं। ओके, आप समझ पा रहे होंगे आई होप कि रे से जब हम पा बजाते हैं, ठीक है, तो गा और माँ, क्योंकि सा के बाद लाइक अगर रे से पंचम ना, तो रे के बाद क्या आता है, गा माँ, फिर आता है पा ना, तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महर्षि भरत ने कुल मिलाकर 84 तान प्रकार बताए हैं, जिनमें षडज ग्राम की 49 तान तथा मध्यम ग्राम की 35 तान बताई हैं। ठीक है, ये मैं कल आपको बताया था, लास्ट क्लास में मैं इसको बताया था। ठीक है, तो देखिए जितनी भी क्लासेस हैं, म्यूजिक क्या है, इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपको पिछली क्लास देखना ही पड़ेगा, और जो पढ़ा है कहीं और से या जानता है जिसको जानकारी है उसके लिए तो ये समझ आ रहा होगा फिर। और जिसको अगर नहीं समझ आ रहा है तो दिमाग मत लगाना कि यार ये क्या लिखा है, आप पिछली क्लास देखिए, आपको प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। मैं बहुत ही सीक्वेंस वाइज चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ, इंटर रिलेट करते हुए, ताकि आपको कोई समस्या ना हो कि ये चीज़ें नहीं समझ आ रही। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। भरतकालीन तान प्रस्तार को आधुनिक काल के तान प्रस्तार का मूल भी कहा जाता है। ओके, एक तान में कितने स्वर लग रहे हैं, अर्थात स्वरों की संख्या के अनुसार तानों का वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे अब देखिए, अब यहां से बात को ध्यान से समझिएगा। अर्चिक तान, इस तान में केवल एक स्वर का प्रयोग होता था। यज्ञ में मंत्र एक स्वर से ही उच्चारित होते थे। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। गाथिक तान में, इस तान में 2 स्वरों का प्रयोग किया जाता था। गाथा नामक छंद के साथ संबंध रहने से गाथिक शब्द प्रयुक्त किया गया। ओके, सामिक तान, एक्चुअली ये तान की परिभाषाएं हैं। ठीक है, सामिक तान, जब तान में 3 स्वरों का प्रयोग किया जाए तो उसे सामिक तान कहा जाता था। ये सारी बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, और जितना भी कंटेंट मैं दे रहा हूँ सारा आपको पढ़ना ही है। आप ये मत समझिएगा कि इसमें काट छांट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा मत करना, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि नया सिलेबस दिया है ना, तो वो सिलेबस के हिसाब से ही चीज़ों को पूछेगा, और कितना डीप घुसेगा वो पता नहीं है आपको। ठीक है, तो इस वजह से बड़े ध्यान से समझिएगा बात को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित, इन 3 स्वरों से बने साम के साथ संबंध रहने से इसका नाम सामिक तान हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वरांतर तान, इस प्रकार की तान में 4 स्वरों का प्रयोग किया जाता था। ओके, 4 स्वरों का प्रयोग। औड़ो तान में 5 स्वर लगते थे, पता ही आपको। साड़ो तान, जिन तान में 6 स्वरों का प्रयोग होता है वो तान साड़ो तान कहलाती है। संपूर्ण तान, जिस तान में 7 स्वरों को प्रयोग हो, मतलब 7 स्वर जिसमें प्रयोग हो, वह संपूर्ण तान कहलाती है। एक मूर्छना का स्वर सप्तक लेकर उसका प्रस्तार करने से, अर्थात स्वरों को अलग अलग क्रम में रखने से 5040 प्रकार के प्रस्तार मिलते हैं। तानों के विस्तार के लिए, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, खंड मेरू नाम से एक विशेष पद्धति का विकास हुआ था। खंड मेरू में स्वरों को अलग अलग ढंग से लिखा या गाया जा सकता था। ठीक है साथियों, ये जो 5040 लिखा हुआ है ना, अब ये कैसे एक्चुअली बनता है ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, जैसे मान लो कि ये यहाँ पे देखो, एक स्वर है। ठीक है, इनटू किया हमने, एक में कितना मिला, 1 मिला। ठीक है, अब ये जो 1 मिला है इसको यहाँ रखोगे, ये वाला 1 जो है उसको यहाँ रखोगे और इसको 2 से गुणा करोगे, 2 स्वर से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये जो 2 मिला इसको यहाँ रखो जरा, सॉरी रुकिएगा,
ये जो 2 यहाँ पे मिला है इसको यहाँ रखो ऐसे, ओके, इंटू अब 3 स्वर से करो तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखते जाना ऐसे। अब ये जो 6 है इसको यहाँ रखो और इसको अब 4 स्वर से इंटू करो, कितना हो जाएगा, ये एक्चुअली ये होगा 24 ना। ठीक है, अब ये जो 24 यहाँ मिला है इसको यहाँ रख के इंटू कर रहा हूँ। ठीक है, जो आप वीडियो देख रहे हैं तो समझ ही आ रहा होगा कि मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूँ। अब ये 4 था ना, 4 के बाद इंटू 5 करके देखो 120 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 120 यहाँ मिला है ना इसको यहाँ रखो, 120 इंटू 6 स्वर से इंटू करो, कितना हो जाएगा, 720। अब ये जो 720 मिला है ना इसको यहाँ रखो 720 और इसको इंटू करो अब 7 स्वर से, तो कितना मिल जाएगा पता है, 5040। इंटू करके देख लेना आप लोग। तो ये ये एक्चुअली ये वही कह रहा है। ठीक है, कि अर्थात स्वर को अलग अलग क्रम में रख के हम 5040 प्रकार के प्रस्तार हमको मिलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस चीज़ की बात हो रही है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए इसको हटा के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि तानों की आवश्यकता। ठीक है, तान से गीत का विस्तार होता है, साथ ही वैचित्र की सृष्टि होती है। मात्र एक प्रकार की तान से इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। ठीक है, अतः उद्देश्य पूर्ति हेतु अनेक प्रकार की तानों का होना आवश्यक है। किसी राग में लगने वाले स्वरों को ध्यान में रखते हुए अनेक ताने बनाकर तान रूपी आभूषण से राग को विभूषित किया जाता है। वीणा में तान की क्रिया 2 प्रकार से होती है, प्रवेश एवं निग्रह। प्रवेश में ध्वनि की एकता अथवा स्वर साम्यता और निग्रह में स्पर्शहीनता अथवा मुक्त वादन होता है। अभी ऊपर बताया था ना मैं, ये प्रवेश निग्रह बताया था ना, ये यहाँ पे लिखा है, देख लेना। ठीक है, चलिए वही चीज़ वहाँ पे लिखी है। ठीक है, एक्चुअली साथियों मैं ना बहुत से सोर्सेज से कंटेंट इकट्ठा करता हूँ। ठीक है, तो अगर एक्चुअली क्या है, मेरे को आपको अच्छा कंटेंट देना है। ठीक है, तो मेरा सोर्स ना बहुत अलग अलग है। मैं बहुत सारी बुक्स फॉलो करता हूँ और ऑथेंटिक जितना भी जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा इस बात की गारंटी है कि मैं प्रॉपर ऑथेंटिक ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आप मेरे से कभी भी प्रूफ ले सकते हैं कि सर ये आपने कहाँ से पढ़ा है, तो मैं आपको ना बता दूंगा, रेफरेंस दे दूंगा कि हाँ भाई इस बुक में इस पेज नंबर पे ऐसे लिखा है और वो बुक ऑथेंटिक ही होगी। तो इस बात के लिए आप मेरे पे एकदम भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वर्तमान समय में 2 प्रकार की तानें प्रमुख हैं, बोलतान, स्वरतान। बोलतान का अर्थ ऐसी तान से है जिसमें गीत के बोलों को स्वरों में तान रूप से गाया जाता है, जबकि स्वरतान में स्वर ही होते हैं और गीत के बोल नहीं होते उसमें। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि बोल तान जो होती है जिसमें गीत के बोलों को स्वरों में तान रूप से गाया जाता है, जबकि स्वर तान में जो है स्वर ही होते हैं, गीत के बोल नहीं होते हैं। तानों का स्वरूप अनंत है, उनमें से कुछ ताने निम्न प्रकार की हैं। मतलब ये जो नीचे जो मैं ताने कुछ लिखा हूँ ना एग्जाम्पल के तौर पे हैं, बाकी तान तो अनगिनत हैं। ठीक है, चलिए तो संगीत रत्नाकर के अनुसार तानों के प्रकारों का वर्णन देखिए। सपाट तान, इसमें सीधे सीधे एक एक स्वर को बढ़ाते हैं और आरोह के बाद अवरोह करते हैं, इसको सरल तान भी बोलते हैं सपाट तान को। फिरत की तान, इसमें स्वरों के आरोही अवरोही दोनों क्रम रहते हैं। बढ़त की तान, कुछ लोग फिरत की तान से इस तान का संबंध जोड़ते हैं। इसमें एक एक स्वर की बढ़त मध्य सप्तक के सा से शुरू करके तार व मंद्र स्थान दोनों की ओर की जाती है। रागांग तान, यह तान तार सप्तक से प्रारंभ होकर मध्य सप्तक की ओर आती है, इसे अंतरे की तान भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रागांग तान को हम अंतरे की तान भी कहते हैं। अलंकारिक तान, इन तानों का निर्माण अलंकारों का आश्रय लेकर किया जाता है। जिस तान में कई अलंकारों का प्रयोग होता है उसे अलंकारिक या मिश्र तान भी कहते हैं। तो अलंकारिक तान को जो है मिश्र तान भी कहते हैं, याद रखिएगा। गमक तान, इसमें स्वरों का उच्चारण गमक के साथ होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जबड़े की तान,
जबड़े की तान, इसमें स्वरों का उच्चारण जबड़ा हिलाकर किया जाता है। हलक की तान, इसमें स्वरों के उच्चारण में तालु का पिछला हिस्सा अधिक प्रयुक्त होता है, अर्थात जीभ को क्रमानुसार भीतर बाहर चलाते हुए गाते हैं। यह तान गमक से कम जोरदार होती है। मीड की तान, इसमें मीड से स्वर लंघन होता है, आपको पता है, मीड अगर पता है तो आपको पता होता है, ठीक है। अच्छा, मीड को जो है एक्चुअली स्लर बोलते हैं, स्लर। वेस्टर्न म्यूजिक में इसको क्या बोलते हैं? स्लर बोलते हैं। तो ये भी एक सवाल एक्चुअली पूछा गया है, तो अभी अचानक से याद आया तो मैं आपको बता रहा हूँ। मीड को स्लर बोलते हैं, ठीक है। और वेस्टर्न म्यूजिक भी है तो अच्छे से उसको ही पढ़ेंगे, ठीक है। साथियों, इस क्लास के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, तो आप ऐसे नहीं है कि क्लास खत्म हो गई तो भाग जाओगे, सुनोगे उसको, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के फायदे के लिए है, ठीक है। छूट की तान, इस तान में गायक या वादक किसी प्रकार की अलंकारिक अथवा सपाट तान का आरोह करते करते तार सप्तक में जब रागी के वादी संवादी स्वर पर पहुंचकर एकदम वहीं स्वर मध्य सप्तक में पकड़कर तान को मध्य सप्तक में कहता है तो यह छूट की तान होती है। ओके। बोल तान, जब गीत के बोलों को कहते हुए राग का विस्तार करते हैं तो उसे बोल तान कहते हैं। बोल बांट की तान या झटके की तान, इसमें बोल तान के साथ साथ बंदिश की लय तथा स्वरों के सहारे से बांट भी लिए जाते हैं, अर्थात दूनी चाल में अचानक चौगुन की जाने लगती है, ठीक है। वक्र तान, इस प्रकार की तानें वक्र अलंकारिक गति से चलती हैं, गा रे मा, गा पा मा, धा पा नी धा सा, इस तरह से, ठीक है। खटके की तान, स्वरों पर धक्का सा लगाते हुए जो तान लेते हैं वह खटके की तान कहलाती है। कूट तान, इसमें स्वरों के फेर बदल अर्थात टेढ़े मेढ़ेपन से विभिन्न स्वर समूहों की रचना होती है, जैसे सारे गारे धापा मापा रेगा मापा धापा मापा धासा, ठीक है। अचरक तान, जिस तान में प्रत्येक दो स्वर एक से बोले जाएं, जैसे सा सा रे रे गागा मामा पापा धाधा, इसे अचरक की तान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सरोग तान, जिस तान में चार चार स्वर एक साथ सिलसिलेवार कहे जाएं, जैसे सारे गामा रेगा मापा गामा पाधा मापा धानी आदि, ये क्या है? सरोग की तान है। लड़ंत की तान, जिस तान में सीधी आड़ी कई प्रकार की लय मिली हो उसे लड़ंत तान कहते हैं, जैसे नीसा नीसा रे 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 नीधा, ये सब एग्जाम्पल हैं। इन तानों में गायक और वादक की लड़ंत बड़ी मजेदार होती है, ठीक है। सपाट तान, जिस तान में क्रमानुसार स्वर तेजी के साथ जाते हों उसे सपाट तान कहते हैं, जैसे मापा धानी सारे गामा, ये सब एग्जाम्पल है। ओके। गिटकरी की तान, दो स्वरों को एक साथ शीघ्रता से एक के पीछे दूसरा लगाते हुए यह तान ली जाती है, जैसे नीसा नीसा सारे सारे रेगा रेगा, इस तरह से यह आपका एग्जाम्पल है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्रबंध की। आपके सिलेबस में एक्चुअली डायरेक्ट प्रबंध नहीं लिखा है, तो प्रबंध निबद्ध और अनिबद्ध लिखा है, तो बेसिकली प्रबंध का ही पार्ट है वो, ठीक है। तो इसलिए हेडिंग प्रबंध डाला हूँ, ठीक है। चलिए, निबद्ध तथा अनिबद्ध गायन संगीत के दो भेद हैं। अनिबद्ध का अर्थ है जो ताल में बंधा हुआ ना हो, ध्यान से समझिएगा। अनिबद्ध का मतलब क्या होता है? जो ताल में बंधा हुआ ना हो। निबद्ध का अर्थ है ताल में बंधा हुआ, ठीक है। प्राचीन समय में निबद्ध गान के अंतर्गत प्रबंध, वस्तु तथा रूपक थे, ठीक है। प्रबंध का अर्थ गीत शैलियों से है। भारतीय संगीत में प्राचीन काल से ही समय समय पर विभिन्न गीत शैलियों का प्रचार रहा है। वैदिक काल में गाथा, पाड़िका आदि का प्रचार था। भरत काल से पूर्व ही 7 गीतों का प्रचलन हो चुका था। मंद्रक, अप्रांतक, उल्लोप्यक, प्रकरी, ओवेडक, शेविंदक तथा उत्तर वर्धमानक गीत ताल तथा वर्ण के विशिष्ट क्रम पर आधारित थे, ठीक है। गीत जो है ताल तथा वर्ण के विशिष्ट क्रम पर आधारित थे। गीतों के विभागों को वस्तु कहा जाता था। गीत गायन से पहले उपोहन नामक एक अंग होता था। महर्षि भरत के काल में ध्रुवा गीतों का प्रचलन था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्रुवा गीतों का प्रचलन कब था? तो भरत काल में था और पूछा जाता है, ये पूछा गया सवाल है, ठीक है। मतंग ने बृहददेशी में 49 प्रबंधों का वर्णन किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो मतंग जी का ग्रंथ है बृहददेशी, ठीक है, और उसमें 49 प्रबंधों का वर्णन किया गया है। वैसे तो मतंग के समय तक असंख्य प्रबंधों का निर्माण हो चुका था, जैसे कंद, आर्या, द्विपदी, चतुरंग, वस्तु, गजलीला, कैवाट, एला आदि। ये प्रबंध संस्कृत के अतिरिक्त गौड़, लाट, द्रविड़ आदि भाषाओं में निबद्ध रहते थे। पंडित शारंग देव ने अपने काल के प्रबंधों का 3 वर्गों में वर्गीकरण किया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सूड प्रबंध, आलिक्रम प्रबंध, विपक्रीण प्रबंध, ठीक है। शारंग देव के पश्चात भारतीय संगीत में ध्रुपद, धमार, ख्याल आदि कई नए प्रबंधों का निर्माण हुआ, ठीक है। प्राचीन समय में प्रबंध के 6 अंग माने जाते थे। अब ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है, स्वर, विरुद्ध, पद, तेनक, पाठ, ताल। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं क्योंकि ये देखा हूं मैं कई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पूछ लेगा किसका मतलब क्या है, ठीक है। स्वर, स्वर के बिना प्रबंध गाया ही नहीं जा सकता, अतः स्वर का स्थान प्रमुख है, ठीक है। विरुद्ध, विरुद्ध में ऐसे शब्द होते थे जो नायक की स्तुति के लिए प्रयुक्त होते थे। नायक का अर्थ है जिसके लिए गायन किया जा रहा है, ठीक है। एक्चुअली ये जिसके होगा, ठीक है, जिसके होगा। यार प्रिंट में थोड़ा बहुत समस्या हो जाए तो आप मैनेज कर लिया करो, ठीक है, मेरी आवाज़ पे जाया करो। जिसके लिए गायन किया जा रहा हो, जैसे भगवान की स्तुति या किसी राजा की स्तुति के लिए प्रयुक्त शब्द, ठीक है। साथियों, विरुद्ध का मतलब जैसे अगेंस्ट होता है ना, तो अगेंस्ट एक्चुअली होता है मतलब किसके खिलाफ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर विरुद्ध का मतलब पॉजिटिव वे से लेंगे, ठीक है, जिसके लिए आप स्तुति कर रहे हैं, ठीक है। पद, पद शब्दों को कहते हैं, इसमें नायक के गुणों की चर्चा की जाती है, उसकी वीरता, दया, दान आदि गुणों का वर्णन किया जाता है, ठीक है। तेनक, इस अंग के अंतर्गत ओम, तत्, सत्र, हरि, ब्रह्म आदि शुभ शब्दों का तथा वाक्यों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तेनक। पाठ का मतलब क्या है? पाठ का अर्थ है ताल या ताल वाद्यों पर बजने वाले वर्ण समूह। ताल वाद्य गायन के साथ बजाए जाते थे। इन वाद्यों के जो बोल होते थे उन बोलों का उच्चारण पाठ कहलाता था, ठीक है। उन बोलों का उच्चारण क्या कहलाता था? पाठ कहलाता था। जैसे धिंग, तक, धा, थू, थिन आदि ये सब, ठीक है। चलिए, आई होप कि ये समझ पाए होंगे आप, और ये इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना, इसे पूछा गया है ये। आगे बढ़ते हैं। ताल, ताल के बारे में देखते हैं। प्रत्येक प्रबंध ताल से बद्ध रहता था, पर तालें अलग अलग या एक सी होती थी, ठीक है। कुछ प्रबंधों में ये 6 अंग रहते थे तथा कुछ में इनकी संख्या कम भी होती थी। इसी आधार पर प्रबंधों का वर्गीकरण भी किया जाता था। जैसे, अब बात को समझिएगा जरा सा, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रबंध की जाति ये लिखी है और उसके अंग कितने होते थे। तो मेदिनी में 6 अंग होते थे, आनंदिनी में 5, दापिनी में 4, भाड़िनी में 3, तारावली में 2, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अतः प्रबंध कम से कम 2 अंगों का तथा अधिक से अधिक 6 अंगों से युक्त होता था। प्रबंध के 4 धातु भाग होते थे। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। उद्गाह, ध्रुव, मेलापक, आभोग, ठीक है। अब बात समझिएगा, ठीक है। उद्ग्राह का मतलब क्या होता है? यह सर्वप्रथम भाग था। इसे ध्रुव को शुरू करने से पूर्व गाया जाता था। ध्रुव, ध्रुव गीत के उस भाग को कहा जाता था जो गीत के अंत तक बार बार गाया जाता था। आधुनिक समय में हम इसकी तुलना स्थाई से करते हैं, ठीक है। मेलापक, उद्ग्राह तथा ध्रुव के मध्य में मेलापक का स्थान था। आभोग, गीत के अंतिम भाग को आभोग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रबंध में कम से कम 2 धातु भाग होते थे। आधुनिक समय में जैसे ध्रुपद, स्थायी, अंतरा, संचारी, आभोग होते हैं, ठीक है। जैसे ध्रुपद में एक्चुअली होता है ना, जैसे ध्रुपद में आपका होता है ना, स्थायी, अंतरा, संचारी, आभोग होते हैं, तथा ख्याल में केवल स्थायी तथा अंतरा होते हैं, ठीक है। दो भाग ही होते हैं। प्राचीन प्रबंध गान में भी ऐसे ही होता था। अब ये जो सवाल ये लिखा है ना, ध्रुपद, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा कि ध्रुपद में भी 4 भाग होते हैं, स्थायी, अंतरा, संचारी, आभोग, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पर भी मतलब आभोग यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो लगभग वही मतलब उसका वहाँ भी होता है, ध्रुपद में भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल में प्रबंध के रूप में जयदेव की अष्टपदियाँ आती हैं।
उनके द्वारा रचित गीत गोविंद नामक राधा कृष्ण संबंधी ग्रंथ प्रबंध शैली पर ही आधारित हैं। ठीक है, प्रबंधों की रचना में 2 से लेकर 8 तक पदों का प्रयोग होता था। गीतों की भाषा संस्कृत थी, पर धीरे धीरे प्रादेशिक भाषाओं में भी प्रबंधों का निर्माण हुआ। इनके गायन के लिए कई गीतियां शैलियां प्रचलित थी, जैसे शुद्धा, भिन्ना, बेसरा, गौड़ी, साधारणी आदि। इन सब के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी नहीं। ठीक है, प्रबंध गान के अंतर्गत जब प्रबंध में नाटकीय तत्वों पर अधिक बल दिया जाता था तो वह रूपक कहलाता था। ठीक है, समझिएगा बात को। प्रबंध गान के अंतर्गत जब प्रबंध में नाटकीय तत्वों पर अधिक बल दिया जाता था तो वह रूपक कहलाता था। 6 अंगों तथा 4 धातुओं के मिश्रण से बनी रचना वस्तु कहलाती थी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आधुनिक समय में कई नए प्रबंध बने हैं जिनमें ध्रुपद, धमार, ठुमरी, टप्पा आदि शामिल हैं। इनके भी अंग तथा धातु होते हैं, पर उनका नाम तथा संख्या प्राचीन काल से भिन्न है। ठीक है साथियों, तो आप आई होप कि समझ पाए होंगे। एक बात आप समझिएगा कि मैं हर बात में मतलब कई बार ऐसा बोल देता हूँ ना कि इसको बड़े ध्यान से सुनना, इसको बड़े ध्यान से समझना। एक्चुअली आपको हर एक बात बड़े ध्यान से सुननी है और समझनी है, क्योंकि आप अपना टाइम तो दे ही रहे हैं, पढ़ तो रहे ही हैं, तो क्यों ना एकदम डीप डाउन पढ़ लें, एकदम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ लें। ठीक है, पढ़ाई को बोझ के हिसाब से मत पढ़ो, मतलब ऐसा पढ़ो यार कि अपने को नॉलेज चाहिए। ठीक है, तो जो आप टाइम दे रहे हो ना उसको बड़े मन से दो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपको बड़े प्यार से निकालना है, आपको बहुत ही शानदार स्कोर करना है। समझ रहे हैं बात को? तो वैसे समझ के पढ़ाई करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम रागालाप की बात करेंगे। प्राचीन समय में अनिबद्ध गान के अंतर्गत रागालाप का प्रमुख स्थान था। किसी गीत के गायन से पूर्व, ये बात इंपॉर्टेंट है, किसी गीत के गायन से पूर्व किया जाने वाला आलाप ही रागालाप कहलाता है। रागालाप करते समय राग के 10 लक्षणों का पूर्ण रूप से पालन किया जाता था। ये 10 लक्षण कौन कौन से हैं सुनिएगा। ग्रह, अंश, न्यास, अल्पत्व, बहुत्व, साड़त्व, औड़त्व, उपन्यास, एक्चुअली ये अपन्यास है, मंद्र तथा तार्थ है। ठीक है, इन्हीं 10 लक्षणों का रागालाप करते समय पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण किया जाता था। आलाप के विस्तार के लिए भक्तिवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता था, जैसे ओम, नारायण, अनंत, हरि, तू ही हरि, अनंत आदि। ये सारे वर्ड बोले जाते थे। इसके साथ ही साथ, ठीक है, इसके साथ साथ ही आकार, उकार आदि शब्द भी लिए जाते थे। आधुनिक समय में नोम तोम का आलाप होता था। रागालाप में एक्चुअली मिसप्रिंट है, आपको पहले ही बोला हूं कि मेरी बात पर ध्यान देंगे। ठीक है, रागालाप में राग का आविर्भाव, तिरोभाव नहीं किया जाता था तथा ना ही भावनाओं को व्यक्त करके, ये एक्चुअली ना ही है। ठीक है, ये ना ही भावनाओं को व्यक्त करके गाया जाता था, और ये है रागालाप। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ रागालाप। ठीक है, करके गाया जाता था। साथियों, आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आधुनिक नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आधुनिक समय के आलाप नहीं दिए हैं सिलेबस में, लेकिन हम जब ये सब ऑफिशियल सिलेबस कवर हो जाएगा तो फिर बहुत चीज़ें आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, रूप का आलाप। रूप का आलाप भी प्राचीन आलाप गायन का एक प्रकार है। रूप का आलाप में राग के 10 लक्षणों के साथ साथ राग के स्वरूप को भावुक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जाता था। इस आलाप में गायक को आलाप के भिन्न भिन्न भाग करके दिखाने पड़ते थे। रूप का आलाप में राग का स्वरूप तथा भावनाएं दोनों एक साथ व्यक्त की जा सकती थी। रूप का आलाप में गीत के बोल नहीं होते थे, अर्थात गीत के शब्दों का रूप का आलाप में प्रयोग नहीं होता था। ओके, यहाँ पे क्या था ना कि भावना भी आप दिखा सकते थे। ठीक है, बट उसमें रागालाप में आप नहीं दिखा सकते थे। आलप्ति, ये डिट्टो सिलेबस है, आप देख लीजिएगा, सारी हेडिंग्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ सर। आलप्ति भी आलाप का एक प्रकार था। आलप्ति गान में राग के स्वरूप को पूर्ण रूप से व्यक्त किया जाता था। इसके लिए राग लक्षणों के साथ साथ आविर्भाव, तिरोभाव, अल्पत्व आदि का प्रयोग किया जाता था। आलप्ति के 2 भेद थे। यहाँ से क्वेश्चन खूब बनता है, जरा ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक है, आलप्ति के कितने भेद थे? 2 भेद थे। ठीक है, पहला रागालप्ति, दूसरा रूपकालप्ति। ठीक है, रागालप्ति के बारे में देखिए। रागालप्ति में स्वरों के प्रयोग से राग का तिरोभाव किया जाता था तथा फिर रागवाचक स्वर लगाकर आविर्भाव किया जाता था। इसमें स्वस्थान नियमों का पालन किया जाता था। स्वस्थान नियम भी आपके सिलेबस में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें स्वस्थान नियमों का पालन किया जाता था। रागालप्ति में ताल में बद्ध नहीं होती थी। ठीक है, ये ताल में बद्ध नहीं होती थी, पर लय में बद्ध होती थी। ठीक है,
अब रूपकालप्ति के बारे में देखते हैं। तो रूपकालप्ति के दो भेद थे, प्रतिग्रहणिका और भंजिनी। ठीक है, चलिए इन दोनों के बारे में आगे देखते हैं। प्रतिग्रहणिका, यदि राग में आविर्भाव तिरोभाव करके प्रत्येक बार राग के बोलों को ग्रहण किया जाए तो उसे प्रतिग्रहणिका कहा जाता था। ठीक है। भंजिनी के भी दो प्रकार थे, स्थायी भंजिनी और रूपक भंजिनी। स्थायी भंजिनी के बारे में देखिएगा, यदि गीत की किसी पंक्ति को लेकर उसके स्वरों को भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयोग किया जाए तो उसे स्थायी भंजिनी कहा जाता था। इसमें लय एक जैसी रखी जाती थी। ठीक है। अब है रूपक भंजिनी, जब पूरे गीत को ही स्थायी भंजिनी के समान गाया जाए तो वह रूपक भंजिनी कहलाती थी। ठीक है साथियों, अभी हम पढ़ेंगे स्वस्थान नियम के बारे में। आगे चलते हैं। आलाप गायन के अंतर्गत प्राचीन समय में कुछ नियम निश्चित किए गए थे। ठीक है। इन नियमों को स्वस्थान नियम कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, स्वस्थान नियम। इन स्वस्थान नियमों के अनुसार ही आलाप गायन किया जाता था। स्वस्थान नियमों के अंतर्गत संपूर्ण राग क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया था। संगीत रत्नाकर के अनुसार अंश स्वर पर ही समस्त राग निर्भर करता है। ठीक है। संगीत रत्नाकर के अनुसार अंश स्वर पर ही समस्त राग निर्भर करता है। इसी अंश स्वर को स्थायी स्वर भी कहा जाता है। ठीक है। स्थायी स्वर से चौथा स्वर द्व्यर्ध कहलाता है। एक्चुअली यहाँ गलत लिख गया है। ठीक है। इसके अतिरिक्त स्थायी स्वर से 8वां स्वर द्विगुण कहलाता है। इन दोनों के मध्य अर्थात द्विगुण तथा द्व्यर्ध स्वरों के मध्य में जो स्वर आते हैं उसे अर्धस्थित स्वर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बातें सारी, अभी आगे और बढ़िया से आप समझ पाएंगे। ये 4 भाग थे जिनके अनुसार ही स्वस्थान नियम बने थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहला नियम, प्रथम स्वस्थान नियम के अनुसार अंश स्थायी स्वर को केंद्र बिंदु मानकर उसके आसपास के स्वरों में आलाप किया जाता था। आलाप करते समय बार बार अंश स्वर पर न्यास किया जाता था। अंश स्वर पर न्यास का मतलब उसी पर बार बार रुका जाता था। ठीक है। तो प्रथम स्वस्थान नियम के अनुसार अंश स्थायी स्वर को केंद्र मानते थे और उसके आसपास के स्वरों में आलाप किया जाता था, और आलाप करते समय बार बार अंश स्वर पर ही न्यास किया जाता था, मतलब उसी पर रुकते थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम है, दूसरे स्वस्थान नियम के अनुसार अंश स्वर से लेकर चौथे स्वर तक आलाप किया जाता था। मतलब अंश से लेकर चौथे स्वर तक आलाप किया जाता था। चौथे स्वर को द्व्यर्ध स्वर कहा जाता था। आज इसे संवादी स्वर भी कहते हैं। तो जो द्व्यर्ध स्वर था उसको हम संवादी स्वर भी कहते हैं। आलाप को द्व्यर्ध स्वर से आगे नहीं ले जा सकते थे। ठीक है। जैसे अंश स्वर अगर सा है तो द्व्यर्ध स्वर जो है मा होगा। सा के आगे बढ़ाइए, सा के आगे रे गा मा। ठीक है। तो मतलब इससे आगे आप नहीं जा सकते। तो पहला क्या है, एक्चुअली सा है। ठीक है, देखिएगा समझिएगा, पहला सा है। ठीक है। तो अंश स्वर क्या है आपका, सा हो गया, तो रे गा मा। अब ये मा चौथा मा हो गया, पहला सा हो गया। ठीक है। तो अब मा से आगे आप नहीं ले जा सकते हैं दूसरे नियम के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे नियम में क्या है जरा देखिएगा। तीसरा नियम, इस नियम में आलाप अंश स्वर से 8वें स्वर तक किया जाता है। ठीक है। मतलब अंश स्वर अगर सा है पहला है तो 8 स्वर तक आप जा सकते हैं। ठीक है। 8वें स्वर को द्विगुण स्वर भी, ये द्विगुण स्वर भी कहते थे। जैसे यदि मध्य सप्तक का सा स्वर अंश है, अगर मध्य स्वर का स्वर जो है सा जो है अंश स्वर है तो द्विगुण स्वर जो है तार सप्तक का सा तक जा सकता है, आपको पता ही है। ठीक है। सा रे गामा पा धा नी, फिर उसके बाद आप तार सप्तक के सा को दबाएंगे तो पहुंच जाएंगे। ठीक है। चलिए, अतः तीसरे भाग में आलाप अंश स्वर से द्विगुण स्वरों तक होता था। ठीक है। अच्छा, चौथे नियम में क्या है, स्वस्थान के अंतिम नियम में द्व्यर्ध तथा द्विगुण स्वरों के मध्य स्थित स्वरों का आलाप होता था। मतलब 4 से लेकर 8 के बीच में। संक्षेप में स्वस्थान नियम 4 थे जिनके अनुसार ही राग का आलाप किया जाता था। अब देखिए जो चारों चीजें ऊपर मैं बताया हूं ना, उसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा है। मतलब अंश स्वर को केंद्र मानते थे और उसी के आसपास हम आलाप करते थे। दूसरा देखिएगा, अंश स्वर से लेकर द्व्यर्ध स्वर तक जाते थे। मतलब 1 से लेकर 4 तक आप जा सकते थे, इसके आगे आपको नहीं जाना था, इसके आगे आप नहीं जा सकते थे। ठीक है। अच्छा, तीसरे में क्या था, तीसरे नियम में अंश स्वर से द्विगुण तक जा सकते, मतलब पहले से लेकर 8वें स्वर तक हम जा सकते थे। ठीक है, उसके ऊपर नहीं जा सकते थे। अब चौथे में क्या था, द्व्यर्ध तथा द्विगुण स्वरों के मध्य, मतलब 4 से लेकर 8 तक के बीच में ही आपको रहना है। ओके, आप आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि स्वस्थान नियम क्या है। ये पहले ऊपर मैं आपको विस्तार में बताया, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए तबले के घराने, ठीक है साथियों, तबले का जो घराना है आज आखिरी घराना है, पांचवा पंजाब घराना मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी कोई घराना इसके अलावा तो नहीं बचा है आई थिंक, कि दिल्ली हो गया है और फिर दिल्ली के बाद बनारस हो गया है आपका, फर्रुखाबाद हो गया है और अजराड़ा हो गया है, और अब पंजाब घराना आज तबले का आखिरी घराना है साथियों। इसके अलावा सिलेबस में नहीं दिया है। और एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो आप घराना पढ़ रहे हैं, बेसिकली तबले का घराना हो गया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि ये जो पूरा डीप डाउन आपको जो भी है बेसिकली मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। आपको अभी टेंशन हो रही होगी कि यार इतना ज़्यादा नाम है, इसको कैसे याद करेंगे, तो उसको आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अभी क्या है, आप एक जो है ओवरव्यू लीजिए बस कि घराना कैसे करना है, मेन नाम आप याद करिए बस, ठीक है। और यकीन मानिए इतने शानदार तरीके से जुबान पे ऐसा रटवा दूंगा ना ये घराना वगैरह, ये पूरा म्यूजिक कि आपसे कोई पूछेगा आप तुरंत जवाब दोगे, ठीक है। तो उसी का एक प्लानिंग है, उसी का एक अनाउंसमेंट होगा अभी क्लास के अंत में कि हम वो करेंगे कैसे, कैसे पॉसिबल होगा। और बेसिकली मेरा सारा काम लॉजिक पे आधारित है और बहुत सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि एग्जाम निकालना है, बात खत्म। कैसे करना है वो आप देख के समझ गए होंगे कि इतने तरीके से मैं 4 यूनिट में 4 चीज़ों को बांट दिया हूँ। इसी तरह साइमल्टेनियसली हम चीज़ों को लेकर ऐसे चलते चलते पूरा ख़त्म कर देंगे और आपको हवा भी नहीं लगेगी कब आपने पूरा सिलेबस ख़त्म कर दिया है अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए हम आज पंजाब का घराना करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पंजाब घराने के प्रवर्तक लाला भवानी दास हैं, जिन्हें भवानी दीन या भवानी सिंह भी कहते हैं। माद नुल मौसीकी, राग दर्पण तथा अन्य पुस्तकों के अनुसार ताज खान डेरेदार तथा कुदऊ सिंह पखावजी दोनों ने लाला भवानी दास से ही तबला वादन सीखा था, ठीक है। ये भी तबले का बहुत बड़ा नाम है, कुदऊ सिंह पखावजी और ताज खान डेरेदार, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। अतः दोनों घरानों के प्रवर्तक एक ही व्यक्ति लाला भवानी दास हैं, ठीक है। लाला भवानी दास के मुख्य 5 शिष्यों द्वारा पंजाब घराने की परंपरा विकसित हुई थी। मियाँ कादिर बख्श, हद्दू खान लाहौर वाले, ताज खान डेरेदार, अमीर अली, खब्बे हुसैन ढोलकिया के पुत्र थे ये अमीर अली, ठीक है। 5वें शिष्य का नाम अज्ञात है परंतु उनकी परंपरा मिलती है, ठीक है। अब 5वें पुत्र का नाम अज्ञात है, ये कहाँ पे, इसका मतलब क्या, दिल्ली घराना, ठीक है, अज्ञात, ओके। सिद्धार्थ खान के पुत्र थे ये, अगर आप पढ़ रहे होंगे ढंग से तो आपको पता होंगी चीज़ें, ठीक है। लाला भवानी दास के प्रथम शिष्य कादिर बख्श प्रथम, उनके पुत्र मियाँ हुसैन बख्श, पौत्र मियाँ फकीर बख्श एवं शिष्य भाई बाग। फकीर बख्श के पुत्र मियाँ कादिर बख्श तथा शिष्यों में करम इलाही, मियाँ मलंग, मीरा बख्श घिलवालिए, बहादुर सिंह इत्यादि तथा उस्ताद कादिर बख्श द्वितीय के शिष्यों में लाल मोहम्मद खान, महाराजा टीकमगढ़, सादिक हुसैन, रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह, अल्लाह घेत्ता खान तथा उस्ताद अल्लाह रखा खान आदि हैं। ये इंपॉर्टेंट नाम है भाई। उस्ताद अल्लाह रखा खान के पुत्र जो हैं वो जाकिर हुसैन जी हैं, आपको पता ही होगा जाकिर हुसैन जी के बारे में, ठीक है। भाई बाग के पुत्र भाई अमीर, शिष्य भाई मंदा और वंशज तथा प्रशिष्यों में भाई नसीरा, भाई संतु, गुरामल व दासम्मल हैं, ठीक है। हद्दू खान लाहौर वाले की परंपरा का इतिहास उपलब्ध नहीं है। ताज खान डेरेदार के पुत्र नासिर खान पखावजी जो अपने समय के अच्छे पखावज वादक थे, उनके पुत्र उस्ताद निसार खान, पौत्र नजीर खान तथा शिष्य कांता प्रसाद हैं। अमीर अली की वंश एवं शिष्य परंपरा का उल्लेख नहीं मिलता। लाला भवानी दास के 5वें शिष्य भवानी प्रसाद थे, उनके शिष्यों में मक्खन लाल पखावजी का भी नाम आता है, ओके। चलिए, पंजाब घराने में तबले के प्रचार एवं प्रसार का श्रेय मियाँ कादिर बख्श प्रथम के पौत्र मियाँ फकीर बख्श तथा प्रपौत्र मियाँ कादिर बख्श द्वितीय को जाता है। मियाँ फकीर बख्श के शिष्यों में करम इलाही, बाबा मलंग, फतेउल्लाह पेशावर आदि अनेक अच्छे वादक हुए हैं। मियाँ करम इलाही के शिष्यों में मियाँ नबी बख्श, कालेरिए, वासुदेव प्रसाद, बहादुर सिंह आदि हुए हैं, ठीक है। बाबा मलंग के शिष्य प्रशिष्य वर्तमान में पंजाब एवं पाकिस्तान में हैं। उनके जिनके नाम तालिब हुसैन भांजा, शौकत हुसैन, इनायत अली, अयोध्या प्रसाद रावलपिंडी वाले हैं, ओके। तो ये था लाइक परिचय छोटा सा पंजाब घराने का, और उसकी विशेषता के बारे में हम देखते हैं। इस घराने का बाज पखावत से अत्यधिक प्रभावित
होने के कारण जोरदार है। ठीक है, यहाँ लयकारी तथा गणित का काम अधिक होता है। अब गणित का काम दूसरा कुछ है तबले के टर्म में, ये गणित मतलब वहाँ गणित नहीं लगती है। ठीक है, नहीं पता चला DSSB की तैयारी करने पहुंच जाओ वहाँ पे। ठीक, चलिए, इस घराने में कायदे का प्रचार कम है। ओके, पंजाब अपने गतों एवं रेलों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। यहाँ की रचनाओं में गिड़ंत, गिनाड़, कृंतन, धाड़ागेन, धिरकत आदि बोलों का अधिक प्रयोग होता है। यहाँ के तबला वादक गायन, वादन एवं नृत्य तीनों विधा में तबला संगति करने में सफल हैं। ठीक है, तो ये था आपका तबला घराना। तो साथियों, क्लास के अंत में एक अनाउंसमेंट है, जरूर सुनिएगा, आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है, चलिए अभी हम जीवन परिचय करेंगे। तो आपको बताया था मैं कि जैसे वेस्टर्न म्यूजिशियन हैं, इंपॉर्टेंट हैं, तो मैंने आपका ख़त्म करा दिया। ठीक है, बाख का था, मोजार्ट का था, बीथोवन का था, वो मैं ख़त्म करा दिया। और ये क्या है, साउथ इंडियन जो हैं, मतलब कर्नाटक संगीत पद्धति के जो लाइक महान जो म्यूजिशियंस हैं, उनका जीवन परिचय बेसिकली मैं कवर करवा रहा हूँ, और आज से वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या हम इसके बाद क्या है, इंडियन का करेंगे। ठीक है, जैसे मैं शुरू में इंडियन किया था पलुस्कर जी का और भातखंडे जी का, तो अभी क्या है कि छोटे छोटे हैं, चूंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। ठीक है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि इंडियन म्यूजिशियंस का हर जगह पूछा जा रहा है, तो ये सिलेबस में जानबूझ के दिए हैं ताकि थोड़ा अलग करें। तो वो अलग करेंगे तो हम भी अलग ही करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी को पढ़ेंगे ताकि इनका जो जीवन परिचय है वो थोड़ा अच्छे से हमें याद हो सके। अच्छा, छोटा छोटा है तो इसीलिए एक दिन में 2 करवा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो वेस्टर्न का पूरा कवर हो गया है। मुत्तुस्वामी दीक्षितार जी का इसके पहले मैं करवाया था, और श्यामा शास्त्री और त्यागराज जी का आज करवा के ख़त्म करता हूँ। इसके बाद हम इंडियन म्यूजिशियंस का जीवन परिचय आराम से करेंगे धीरे धीरे। चलिए, ठीक है, तो श्यामा शास्त्री के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। श्यामा शास्त्री का जन्म 26 अप्रैल 1762 ईस्वी में तंजौर के तिरुवरूर श्रीनगर में विश्वनाथ अय्यर मतलब इनके पिताजी के यहाँ हुआ था। ठीक है, अल्पायु में ही इन्होंने संस्कृत, तेलुगु आदि साहित्य का असाधारण ज्ञानार्जन किया। मतलब ये छोटी आयु में ही संस्कृत और तेलुगु का जो साहित्य होता है उसको बहुत ही अच्छे से उसका ज्ञान ले लिया था। ठीक है, वे असाधारण संगीत प्रतिभा व सुमधुर कंठ स्वर के अधिकारी थे। ठीक है, श्यामा शास्त्री ने बनारस के स्वामी नामक संगीतज्ञ से संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। इन्होंने प्रबंधों, कृतियों तथा अनेक छंदों की रचना की थी। 6 फरवरी 1827 को इनका निधन हो गया था। ठीक है, तो ये श्यामा शास्त्री के बारे में एक छोटा सा परिचय आपको याद रखना है। ठीक है, जन्म, मृत्यु और जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब त्यागराज जी का देखते हैं। त्यागराज का जन्म 4 मई 1767 ईस्वी में तंजौर के तिरुवरूर नामक स्थान पर राम ब्रह्म व सीतम्मा देवी के घर हुआ था। मतलब ये इनके माता और पिता का नाम है। वे असाधारण संगीत प्रतिभा व कवित्व शक्ति के अधिकारी, कर्नाटक संगीत के संस्कारक तथा उच्च कोटि के सुरकार थे। उनको उत्तर भारत के सूरदास, कबीर, तुलसीदास आदि के समान माना जाता है। महर्षि वाल्मीकि के समान उन्होंने 24,000 श्लोक युक्त कीर्तन की रचना की थी। मतलब ये क्या है कि महर्षि वाल्मीकि जी के अनुसार जो है, वाल्मीकि जी ने किसकी रचना की थी, जरा बताइएगा मुझे, जिस ग्रंथ की रचना की थी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उसमें कितने श्लोक थे, ये आज के दिन का आपका सवाल है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे। महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा जो रचना की थी उस ग्रंथ का नाम आपको बताना है, और उस ग्रंथ में कितने श्लोक थे वो भी आपको बताना है। ठीक है, अगर आप समझदार होंगे तो आपको एक प्रश्न का उत्तर अभी मिल चुका होगा। ठीक है, तो 24,000 श्लोक युक्त कीर्तन की रचना की थी। इसलिए कुछ लोग उनको वाल्मीकि के समान मानते हैं। उनकी असंख्य रचनाओं में से 500 पदावली युक्त त्यागराज हृदय, दिव्य नाम संकीर्तन, उत्सव संप्रदाय संकीर्तन, प्रहलाद भक्त विजय, नौका चरित्रम जो कि नाटक था आदि उल्लेखनीय हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में 200 रागों का प्रयोग किया है। 1847 ईस्वी में जो है इनका स्वर्गवास हो गया था। ठीक है, तो ये था छोटा सा जीवन परिचय त्यागराज जी का। चलिए, आज का जो अनाउंसमेंट है मैं आपसे करने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, और ये सब कर सकेंगे आपकी तो बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, तो आज का जो एक्चुअली अनाउंसमेंट है वो ये है कि अभी क्या है ना कि वीक में मैं अकेले बहुत परेशान हो जाता हूँ, तो वीक में 5 क्लासेज आपको म्यूजिक की मिल जाएंगी, एकदम शानदार ऐसे ही सिलेबस के साथ में। ठीक है, 5 क्लासेस आपको म्यूज़िक की मिल जाएंगी। और
वीक में जो है 3 क्लासेस, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया हूँ रीजनिंग का कि रीजनिंग में एक ही क्लास में जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसको पूरा खत्म करूंगा, चाहे जितनी लंबी क्लास हो। हालांकि मैं लंबी क्लास होने नहीं दूंगा, बहुत ही तेज़ी से क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। लास्ट क्लास में भी आपने देखा होगा कि 52 मिनट्स में मैंने आपके लगभग 55 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। ये स्पीड अगर रीजनिंग में आ गई, अब सोचो मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, तब इतनी फास्ट स्पीड से आपको 52 मिनट में 55 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया, और एनालॉजी के क्वेश्चंस थे वो, मजाक वाली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। अब आप एक बात सोचो, तो यही स्पीड आपको चाहिए DSSS क्रैक करने के लिए रीजनिंग में, ठीक है। 1 मिनट में एक क्वेश्चन भी अगर आप सॉल्व कर लेते हो, बहुत अच्छी स्पीड है। 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे रीजनिंग में, तो आपका स्पीड बता देता हूँ, रीजनिंग में 20 मिनट में 20 क्वेश्चन। सेम स्पीड मैथ में भी चाहिए, मैथ में भी 20 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 40 मिनट यहाँ से कवर हो गया मैथ और रीजनिंग से। बस उसके बाद क्या है, आपको जीके में 5 मिनट में 20 क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है। और हिंदी में 5 से 7 मिनट ले लो, ठीक है। और इंग्लिश में 10 मिनट ले लो, ठीक है। तो हो गया ना 20 20 40 यहाँ से, और 5 5 10 50 10 60 हो गया आराम से। 1 घंटे में आपका 100 क्वेश्चन खत्म, ठीक है। और 1 घंटे में म्यूजिक तो बड़े आराम से आप कर लोगे, बल्कि 40 मिनट में ही आप कर लोगे। लेकिन कोई ऐसी गलती करेगा नहीं कि वो 1 घंटा 20 मिनट पार्टी में लगा देगा, बिल्कुल मत करना। नहीं, अगर म्यूजिक थोड़ा भी इधर उधर पूछ लिया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। साथियों यार, एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मैं पहले दिन नहीं बता पाया था, और वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। ये बात आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बात बताया था कि पार्ट ए में जो है ना, पार्ट ए में आपके 5 सेक्शंस होंगे, ठीक है। 5 लाइक हैं सब्जेक्ट। एक तो आपका हिंदी है, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स है, रीजनिंग है और जीएस है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है DSSB में कि एक बार में एक ही पोर्टल ओपन होता है। ये कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, आप लाख पढ़ाई कर लो, अगर आपको ये सब नॉलेज नहीं है DSSB के बारे में तो आप अपना एग्जाम ना चाहते हुए भी खराब करके आ जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे सबसे पहले आपका जीएस ओपन हुआ, ठीक है, 20 क्वेश्चन का जीएस पोर्टल ओपन हुआ। अब यहाँ पे टाइम आप कितना भी लगा सकते हो, लेकिन अगर जैसे ही आपने जीएस को सबमिट किया, ठीक है, तो अब वापस आप जीएस में नहीं आ सकते हो, ठीक है। तो कई बार ऐसा बच्चे गलती कर जाते हैं कि सबमिट क्वेश्चन, जैसे आप मान लो कि 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, शुरू के आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। अब आपने उसमें से 7 क्वेश्चन पे मतलब मार्क फॉर रिव्यू लगा दिया कि चलो ठीक है, इसको मैं बाद में इसको सॉल्व करूंगा। और आप क्या कर रहे हो ना, सबमिट क्वेश्चन करने की जगह, मतलब क्वेश्चन पे टिक लगाने की जगह, मतलब 2 ऑप्शन होगा, ठीक है। एक होगा सबमिट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार, ध्यान से समझना, सबमिट सेक्शन, एक आपको ये ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, एक सबमिट सेक्शन ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। और एक मिलेगा आपको ये, हाँ, तो सबमिट सेक्शन पे बहुत बच्चे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत बच्चे जो है क्या करते हैं, सबमिट सेक्शन पे क्लिक कर देते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि, अरे कहाँ गया यार, ये सब सिस्टम एक्चुअली समझ नहीं आता है, ठीक है। तो सबमिट सेक्शन पे क्लिक आपको नहीं करना है, ठीक है। बेसिकली ये मेरा कहने का मतलब है, नहीं तो वो सेक्शन सबमिट हो जाएगा और आप क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है, थोड़ा सा समझिएगा, कि जो आपका पार्ट बी आएगा ना, पार्ट बी म्यूजिक का, पार्ट बी जो म्यूजिक का आएगा, इसमें भी ऐसा नहीं है कि ये 100 क्वेश्चन है तो आपको 100 क्वेश्चन का पूरा विंडो दिखेगा एक साथ 100 क्वेश्चन, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा साथियों, इस बात को आप समझ लीजिएगा। 100 क्वेश्चन में भी 5 पार्ट्स बनेंगे आपके, 20 सेक्शन ईच होगा, ऐसे ऐसे सारा सेट में ओपन होगा, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो DSSB का PGT म्यूजिक का पेपर आप उसकी वेबसाइट से डाउनलोड करके देख सकते हैं, आपको वहाँ पे साफ साफ दिख जाएगा कि सेक्शन में बटा होता है। तो यहाँ पर भी सेम लॉजिक फॉलो होगा। एक अगर 20 क्वेश्चन का सेट आपने सबमिट कर दिया तो वापस से आप उसको नहीं देख पाओगे। तो ये बात भी समझने वाली है कि 100 क्वेश्चन में भी आपको 20-20 का सेट दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, जो एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ ये है कि क्लास के बारे में आपको बता दिया कि लाइक
क्लास के बारे में आपको बता दिया ना कि वीक में 5 क्लास आपको म्यूजिक में मिलेंगी और वीक में 3 क्लास रीजनिंग को मिलेगी। संडे में एक प्लान कर रहा हूँ कि संडे के दिन जो है एक ऐसी क्लास रखी जाए कि जो ये 5 दिन में हमने म्यूजिक की पढ़ाई की है, ठीक है, उसकी एक मास्टर क्लास रखी जाए, ठीक है, मास्टर क्लास संडे के दिन। अब उसमें एक्चुअली होगा क्या, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। जितने भी टॉपिक मैं वीक में कवर किया रहूँगा उसका एक मास्टर क्लास होगा और मैं आपको MCQ नहीं करवाऊँगा, कोशिश रहेगी कि लास्ट टाइम पे करवा दूंगा एग्जाम के टाइम पे, बट अभी क्या है, मेरे को आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। अब जैसे तबले के घराने में, बनारस घराने में इतने ज़्यादा नाम है, तो वहाँ पे क्या है ना, बेसिकली मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बुलेट पॉइंट्स दूंगा जिससे कि आप समझ पाओगे कि यार आपको इंपॉर्टेंट क्या क्या नाम है, ठीक है। और जैसे गमक आपको पढ़ाया, ठीक है, ग्राम पढ़ाया, मूर्छना पढ़ाया, तो ये सब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अब कंटेंट तो आपको दे ही दिया हूँ क्लास में, लेकिन एडिशनली जो इन्फॉर्मेशन है, जिस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, अच्छा, सेम रीजनिंग में भी करूंगा। यहाँ पे भी जो भी टॉपिक वीक में, जैसे 3 चैप्टर में कवर किया वीक में, तो उससे रिलेटेड कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा इन तीनों चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मजा आएगा, बहुत ज़्यादा मजा आएगा। और यहाँ पे तो और ही मजा आएगा। MCQ नहीं कराऊंगा मैं, बुलेट पॉइंट दूंगा, बुलेट पॉइंट्स आपको दूंगा, ठीक है, जिससे कि आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। तो कोशिश करूंगा कि ये जो सेशन रखूंगा ना, म्यूजिक वाला और ये रीजनिंग वाला, ये लाइव रखूँ। अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं लाइव आ पाया तो, नहीं तो फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में दूंगा, ठीक है। तो यही एक इन्फॉर्मेशन थी, इंपॉर्टेंट है, और अच्छे से ढंग से तैयारी करिए। अगर कोई डाउट हो, कोई कमी हो ये कंटेंट में या और किसी चीज़ में, तो आप मेरे को मैसेज करिए और फिर मैं उसका समस्या का समाधान करूँगा। कमेंट जरूर करके बताना जो क्वेश्चन पूछा हूँ, और शेयर कर देना। अगर किसी दोस्त को आप चाहते हो कि उसका भी भला हो जाए तो आप उसको शेयर करना। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, इसको ज्वाइन करिए, PDFs मैं वहीं पे प्रोवाइड करता हूँ। चलिए साथियों, ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, और तब तक के लिए फिर गुड बाय, टेक केयर।